Sri Arun Jaitley, honorable member, we have asserted there was an attempt at unauthorizedly trying to access the call data record. This was not a case of telephone tapping. I understand that there is proper technology available as to how phone can be tapped. That technological instrument can be availed only with proper permission by specified Government of India agencies. ये भी आश्वासित कर दूंगा कि बहुत डिटेल में हम इसके जाएंगे कि काय के लिए ये एजेंसी किस काम के लिए ये कर रही थी, ये भी पूरी इंक्वायरी हम करेंगे। लगता है कि मैंने सरकार है ही नहीं, बहुत गलत परंपरा शुरू हुई है और जिसको जो मन में आ रहा है वही इस मुल्क में कर रहा है। अरुण जेटली जी का जो मालूम हुआ वो तो मालूम हुआ कि किसी प्राइवेट एजेंसी ने ये किया है, लेकिन ये तो पता लगना चाहिए कि प्राइवेट एजेंसी सुओ मोटो तो करेगा नहीं, जरूर किसी ने उसको हायर किया होगा। कचरा हमारे वहाँ डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कचरा उन्हीं के वहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है और जो जानकारियां मिली हैं उसमें कहीं न कहीं भाजपा का जो अंतर्द्वंद है वो उसकी तरफ इशारा हो रहा है। सरकार में बहुत से जासूसी के जेम्स बॉन्ड, पहले ये सरकार खुद अपने मंत्रियों की जासूसी कराती दिखी, फिर अपने सहयोगियों की जासूसी कराती दिखी और विपक्षी नेताओं की अब जासूसी कराती फिर रही है। एक बार अच्छी तरह से किसी के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, ये कभी नहीं होगी। थोड़ा धैर्य रखें और जांच के परिणाम आ जाने दें, दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। Normally the suspicion goes towards the government because without the knowledge, without the support of the government, this sort of activity is not possible at all. कम से कम 10-15 लोगों के अन्य अफसरों पर 10-15 अफसरों पर अन्य लोगों के जो कॉल डिटेल्स निकाले गए उनकी ही जानकारी आप देते तब भी लगता कि आपने कोई जानकारी दी है सदन को। आपने कोई जानकारी नहीं दी माननीय गृह मंत्री। ये बिल्कुल अपर्याप्त सूचना है और ये गंभीर मामला है। नमस्कार, बड़ी खबर में बीजेपी खेमे की गहमागहमी। एक तरफ बीजेपी में आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आगे की राह पर विचार किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ पार्टी के कुछ नेताओं की फोन कॉल डिटेल्स को लेकर बवाल मचा हुआ है। अरुण जेटली के फोन कॉल डिटेल्स वाले मामले पर गृहमंत्री ने संसद में कहा है कि जांच के बाद साफ हुआ है कि ये फोन टैपिंग का मामला नहीं है, बल्कि कॉल डेटा रिकॉर्ड पाने तक ही सीमित था। इसमें 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और आगे भी जांच जारी है। खास है कि इस पे बीजेपी के कुछ और नेता जैसे सुधांशु मित्तल, विजय गोयल, नितिन गडकरी के सीडीआर की बात भी सामने आई है। एक कारोबारी का नाम भी सामने आ रहा है जो अंदरूनी गुटबाजी की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन विपक्षी दलों की तरफ से बयानबाजी तेज हो गई है। उनका कहना है कि सरकार कुछ छुपा रही है। लेफ्ट के सीताराम येचुरी ने संसद में उनका फोन टैप किए जाने की बात कही। बीजेपी की सहयोगी जेडीयू का कहना है कि लग रहा है कि सरकार ही नहीं है। हाल में हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा गठित एसआईटी की रिपोर्ट में सामने आया है कि प्रेम कुमार धूमल की सरकार के दौरान करीब 1000 लोगों के फोन कॉल टैप किए गए थे, जिसमें नेता, ब्यूरोक्रेट्स और पत्रकार भी मौजूद थे। तो बड़ी खबर में सवाल यह है, कौन करा रहा है बीजेपी नेताओं की जासूसी? सवाल यह भी है कि कॉल डेटा रिकॉर्ड से किसको होता है फायदा? और एक सवाल ये, क्या नए नारे सुशासन संकल्प बीजेपी विकल्प से जीतेगी बीजेपी? अरुण जेटली जी का फोन इसके अंडर कभी इंटरसेप्ट करने के लिए बोला नहीं था और सीडीआर के लिए भी बोला नहीं था। मेरे स्टेटमेंट में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि वो एक कांस्टेबल कई प्राइवेट एजेंसी के लिए कर रहा था, ये भी बताया है हमने। प्लीज कोऑपरेट। दूसरा सवाल, राज्यसभा के गरमाए माहौल में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सबसे ये भरोसा दिलाया कि फोन टैप नहीं हुए हैं, बल्कि गलत तरीके से कॉल डिटेल्स निकाली गई हैं। इस मामले में अनुराग सिंह के अलावा 3 और लोगों नीरज, नितेश और अरविंद डबास को भी गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक जेटली के अलावा कई दूसरे बीजेपी नेताओं की कॉल डिटेल्स भी निकाली गई हैं। I understand that there is proper technology available as to how phone can be tapped. That technological instrument can be availed only with proper permission by specified Government of India agencies. दूसरी तरफ पुलिस सूत्रों के मुताबिक अभी तक की जांच के आधार पर इसके पीछे आपसी गुटबाजी से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
पुलिस इस मामले में सुधांशु मित्तल की भूमिका की भी जांच कर रही है। लगता है कि मैंने सरकार है ही नहीं और जिसको जो मन में आ रहा है वही इस मुल्क में कर रहा है। अब बताइए, बहुत ही गंभीर किस्म का आरोप है कि जो देश को चलाने के लिए 800 लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं उनका फोन जो है टेप हो। इससे ज्यादा जानकारी तो समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोगों को मिल चुकी। आपने कोई जानकारी नहीं दी माननीय गृह मंत्री। ये बिल्कुल अपर्याप्त सूचना है और ये गंभीर मामला है। साथ ही कारोबारी विवेक नागपाल भी जांच के दायरे में हैं। हालांकि इस मुद्दे पर दूसरी पार्टियां भी सरकार को घेरने में लगी हैं। खास बात यह है कि इतने दिनों की जांच के बावजूद पुलिस इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई कि आखिर इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड कौन है। नई दिल्ली से मानवेंद्र गौतम के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। तो हमारे साथ खास मेहमान आज मौजूद हैं इस पूरे मुद्दे को समझाने के लिए। डॉक्टर संबित पात्रा, नेता बीजेपी, केसी त्यागी जी, सांसद जेडीयू, विनोद शर्मा, पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, अभय कुमार दुबे, वरिष्ठ पत्रकार, और पूर्णिमा जोशी, वो भी वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर पात्रा, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। सरकार ने जांच की, गृह मंत्री ने संसद में बयान दिया, सफाई दी। एक तरह से क्या हुआ जांच में, क्यों बीजेपी संतुष्ट? स्वाभाविक रूप से नीति जी, देखिए, पूरा जो विषय है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, एक तरह से बिल्कुल एक छोटा सा विषय कि 4-5 लोगों का नाम सामने आया है, मालूम पड़ा है, मगर हम संतुष्ट नहीं है इस विषय से। हमें लगता है ये एक बहुत बड़े षड्यंत्र का छोटा सा हिस्सा हमें दिख रहा है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जिन लोगों के फोन टेपिंग का विषय या फोन सीडीआर का विषय उठ रहा है, वे लोग कोई साधारण लोग नहीं है, विपक्ष के कद्दावर नेता हैं। और न केवल भाजपा के, मैं याद दिला दूं कि भाजपा के बाहर के भी कई नेताओं का इस विषय पे टिप्पणियां हमने आज देखा है कि सीताराम येचुरी जी ने भी कहा है कि उनके फोन को भी टेप किया जा रहा है। सपा के कई नेताओं ने ये बात कही है। तो स्वाभाविक रूप से क्या षड्यंत्र है, क्या इसमें कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व है या नहीं, और ये कांग्रेस सरकार की, यूपीए सरकार की ये कैसी नीति है कि अपनी छोटी छोटी महत्वाकांक्षाओं के लिए तो ये कहा कि फोन टैपिंग ना इस्तेमाल करें, ये कॉल डेटा रिकॉर्ड है वो उसकी डिटेल्स। जिस तरह से अपने सहयोगियों से बात करी थी और रिपोर्ट में भी झलका, कुछ कारोबारियों के नाम भी सामने आ रहे हैं और ज्यादातर बीजेपी के जो खेमे के लोग हैं, हर पार्टी में होता है, अलग अलग खेमे होते हैं, तो खेमेबाजी की क्या ऐसी बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो कहीं भी इस प्रकार का एक षड्यंत्र नजर नहीं आता है कि पार्टी के अंदर का मामला हो। अगर पार्टी के अंदर का मामला होता तो दूसरे पार्टी कहीं भी यहां इन्वॉल्व नहीं होते। जैसे हमने देखा कि लेफ्ट के भी कई नेताओं का नाम और दर्जन भर नेताओं का नाम शामिल है। और कुछ महीने पहले, कुछ दिनों पहले, बल्कि 15-20 दिनों पहले कई चैनलों ने विषय चलाया था कि लगभग 10,000 लोगों का फोन टैप भी हो रहा है और कई ऐसे नाम भेजे गए हैं टैपिंग के लिए जिनके साथ नाम और एड्रेस अटैच नहीं है, सिर्फ नंबर है। तो इन स्पाइट ऑफ द स्ट्रिंजेंट लॉज ऐसे संभव कैसे हो रहा है? और जब तक इसमें सरकार और स्पेसिफिकली गृह मंत्री का हाथ ना हो, इतने बड़े प्रकरण का संभव होना मुझे लगता नहीं है ये पॉसिबल है। ठीक है, केसी त्यागी जी, आपके पास आएंगे। जेडीयू ने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, सरकार चल रही है कि नहीं, क्यों शंकाएं आप लोगों के मन में? देखिए, एक तो ऐसा है कि जो हेड कांस्टेबल है वो 2,000 रुपये या 1,500 रुपये पर कॉल के हिसाब से पेमेंट पा रहा है या पेमेंट कर रहा है, तो कोई छोटी मोटी घटना तो है नहीं। दिन भर में मान लिया 2,000 कॉल आपने डिटेक्ट की हैं तो कितना पैसा हो गया, नंबर 1। नंबर 2, जो डिवाइसेस आजकल इंपोर्ट किए जाते हैं इस तरह की टेपिंग के लिए, वो हिंदुस्तान से नहीं बाहर से होते हैं। गृह मंत्री आज राज्यसभा में इसका भी जवाब नहीं दे पाए कि किस किस के टेप रिकॉर्ड हो रहे हैं और किस किस ने एजेंसी ने इस तरह के डिवाइसेस बाहर से मंगाए हैं। नंबर 2। नंबर 3, इस तरह की घटनाएं सरकार के जो सुशासन है, जो गुड गवर्नेंस है, उसके मुंह पर जो है ये काला धब्बा है। मुझको याद पड़ रहा है 1980 के दशक का, अजीत सिंह जी जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, रामकृष्ण हेगड़े जी जो थे वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। अजीत सिंह जी ने आरोप लगाया कि रामकृष्ण हेगड़े जी मेरे टेलीफोन टेप करा रहे हैं। नैतिकता के आधार पर 1988 की बात है सर, उन्होंने अपना चीफ मुख्यमंत्री का पद उन्होंने छोड़ा था। एक वो मसला यहाँ तो कोई दरोगा का ट्रांसफर भी करने को इस बात के लिए तैयार नहीं है। किस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई? तो विपक्ष के लोगों के टेलीफोन टेप होने की जो परंपराएं आज की नहीं है, ये पुरानी है और खाली बीजेपी की नहीं है। और अरुण जेटली बीजेपी के नेता नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो जेपीसी के अंदर हैं, वो
1000 तरह की सरकार की जो कमियां हैं, खामियां हैं, उसके खिलाफ बोलते हैं। तो क्या कोई विदेश की एजेंसी है इसके पीछे, या कोई आतंकवादी संगठन है जो नेता प्रतिपक्ष की इस तरह की कॉल डिटेक्ट करा करके बाहर भेज रहा है? तो ये तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरे की चीज है। हमें एक जानकारी बता रहे थे 22 जनवरी जब राजनाथ सिंह जी का चुनाव हुआ था, उससे पहले कुछ दिन पहले के भी रिकॉर्ड्स मांगे गए। तो जिस तरह से बीजेपी के अंदर भी क्या एक तरह से कौन अध्यक्ष बनेगा उसको लेकर जानकारियां, तमाम पहलुओं को हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये सही बात है। एक सेकंड जी, अगर पार्टी के अंदर की साजिश है वो भी उजागर कीजिए आप, लेकिन अगर पार्टी के अंदर की साजिश नहीं है तो और इतने बड़े सवाल को जिसमें नेता प्रतिपक्ष शामिल हो, सीपीएम का बड़ा नेता शामिल हो, उन सारे सवालों को नजरअंदाज करके इसको पार्टी की फैक्शनल फाइट दिखा दे, इससे बड़ा अपराध संसद के सामने कोई हो नहीं सकता। ठीक है, पूर्णिमा आप इसमें पहले से अनुमान लगाना कि पार्टी के अंदर की साजिश है या सरकार करा रही, वो तो खैर इन्वेस्टिगेशन बाद में बताएगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि बीजेपी इससे, जो गृह मंत्री भी कह रहे हैं या बीजेपी के अंदर के जो नेता कह रहे हैं, उससे ये बात स्पष्ट है कि बीजेपी के अंदर फैक्शनलिज्म अभी तक है। हाँ, आप विजय गोयल और सुधांशु मित्तल के नाम ले रहे हैं, उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि सुधांशु ने उनका टैप करवाया जब तक प्रूव ना हो जाए। लेकिन ये बात प्रूव्ड है कि जब सुधांशु को, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, शुरू से बीजेपी के साथ एबीवीपी में रहे थे, जब उनको असम का चार्ज दिया गया तो अरुण जेटली ने इतने नाराज हुए कि वो इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में नहीं गए। तो एक लड़ाई तो वहां पे है। तो इस तरह के आकलन लोग किया करते हैं। बीजेपी में सबसे बड़ी बात इस वक्त ये है कि इनके नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग चल रही है। राजनाथ सिंह अपनी नई टीम बनाने वाले हैं, अभी नेशनल एग्जीक्यूटिव में अनाउंस नहीं करेंगे यहां तक मेरा ख्याल है। लेकिन उस नई टीम में कौन होंगे, नरेंद्र मोदी को पार्लियामेंट्री बोर्ड में लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, शिवराज सिंह चौहान को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, ये प्रमुख मुद्दे बीजेपी के सामने हैं। ये सब तो इन्वेस्टिगेशन की बात है और आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। जैसे वीरभद्र सिंह कह रहे हैं कि धूमल ने उनके 1000 कॉल रिकॉर्ड्स टैप करवाए। अब ये तो सब सरकारें करती हैं और इसका कोई भेद हमारे सामने खुलेगा मुझे नहीं लगता। ठीक है, विनोद जी आपका आकलन क्या है पहला? देखिए, अब ये राजनीतिक यथार्थ तो यही है कि पॉलिटिकल इंटेलिजेंस इस देश में होती है और जो भी पार्टी सत्तारूढ़ होती है वो करवाती है। ये पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की अहमियत बढ़ जाती है जब मिलीजुली राजनीति हो और सरकारें जो हैं बैसाखी पे टिकी हों, तो वो नजर रखना चाहती हैं कि कौन किसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या साजिश हो रही है। ये सब बातें उनको पता लगानी होती हैं। जैसे कि मेरे दोस्त केसी त्यागी ने कहा कि 88 का जो प्रकरण बताया उन्होंने, जिसमें कि रामकृष्ण हेगड़े की सरकार गई और बोमई आ गए, मुख्यमंत्री बन गए, वो कोई अकेला प्रकरण नहीं है। आपने कहा कि धूमल साहब की सरकार ने फोन टैपिंग करवाई। अगर आपको याद हो तो संतोष हेगड़े जब लोकायुक्त थे तो उन्होंने येदुरप्पा पे ये आरोप लगाया था कि वो उनका फोन टैप करवा रहे हैं, क्योंकि वो जो माइनिंग स्कैम था उसके पे जो रिपोर्ट बना रहे थे उसकी फाइनल स्टेजेस में थे। और ये प्रकरण तुरंत उसके बाद हुआ था जब ये आरोप लगे कि कोशिश हुई कि तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के फोन का दफ्तर भी बग हो रहा था। तो मैं समझता हूं कि ये सब जो आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं, ये एक पॉलिटिक्स ऑफ डिस्ट्रस्ट जो इस देश में आके आसीन हो गया है उसका एक नमूना है और ये आसानी से रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी इस हमाम में नंगी है। कोई ये नहीं कह सकता कि वो फोन टैपिंग नहीं करवाते। लेकिन एक बात से मैं आगाह करना चाहता हूं इस सरकार को कि 88 में जो रामकृष्ण हेगड़े के साथ हुआ उससे इसको सीखना चाहिए, क्योंकि आज जो बहस हुई राज्यसभा में वहां पर खड़े होकर सीताराम येचुरी ने भी आरोप लगाया कि उनका फोन टैप हो रहा है। रामगोपाल यादव भी बहुत क्षुब्ध थे। तो एक अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम एक आवाज उठी जो मिलीजुली आवाज थी और सरकार को सचेत हो जाना चाहिए और उनको वो सब कदम उठाने चाहिए जिसके चलते ये लगे कि एक पारदर्शी इंक्वायरी हो रही है, उसको पुलिस कर रही है या जुडिशियल इंक्वायरी आप करना चाहते हैं या कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब करना चाहते हैं, लेकिन आप इसको तुरंत इस दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए, वरना
मैं समझता हूं कि सरकार की क्रेडिबिलिटी तो खैर आंच आती ही है, भले उसने करवाया हो या ना करवाया हो। मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि सरकार के पास नहीं, सरकार के पास इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के लिए बेहतर तरीके हैं। ये बहुत ही आर्केक और बहुत ही पुराना तरीका इस्तेमाल किया गया। ठीक है, अभय जी आपके पास आऊंगी। ये पॉलिटिकल इंटेलिजेंस पे अगर राह पे हम आगे बढ़े वो एक राह है, या फिर बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी, और जिस तरह से सरकार को सचेत, आप कैसे देख रहे हैं? मुझे तो लगता यह है, मैं अपने दोनों पत्रकार मित्रों की बात में सहमत होती हूं, उसमें कुछ जोड़ना चाहता हूं। वो ये है कि बीजेपी को पता है कि कौन ये करा रहा है, बीजेपी के आलाकमान को पता है, कांग्रेस की सरकार को भी पता है कि कौन ये करा रहा है। पॉलिटिक्स, दोनों राजनीति जो है वो दोनों तरफ से खेली जा रही है। जिस दिन से ये मसला उछला है, मीडिया के हलकों में हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, वो मेरी बात की तस्दीक करेंगे। मीडिया के हलकों में तरह तरह की बातें चल रही हैं। इसमें बीजेपी के अंतर्कलह का सवाल भी है और उसी के ऊपर ज्यादा रोशनी है, ज्यादा एम्फेसिस है। सरकार करा रही है, इसके ऊपर एम्फेसिस जो अफवाह है, मतलब है, उसके ऊपर बहुत कम है, उसी के ऊपर ज्यादा है। एक जमाना था जबकि विपक्ष बहुत कमजोर हुआ करता था, तो विपक्ष के जो अंतर्विरोध हुआ करते थे या किसी पार्टी के जो अंतर्विरोध हुआ करते थे, वो कांग्रेस के अंदर होने वाली हलचलें उसका बैरोमीटर हुआ करती थी। 60s और 70s में ये हालत थी, मतलब लगभग उसी से मिलता, वैसा हो नहीं रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं उसी को दोहराया जा रहा है, लेकिन उसी से मिलता जुलता नजारा है। कांग्रेस सरकार अगर चाहे तो 1 मिनट में ये बता सकती है कि ये कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन है, क्या है, सब कुछ स्पष्ट रूप से, दूध का दूध और पानी का पानी, जैसा कि अभी विनोद जी ने कहा, सरकार ये कर सकती है। लेकिन सरकार भी होशियारी से अपने पत्ते खेल रही है। भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति को प्रभावित करने के लिए सरकार के पास ये एक पत्ता है, जिस पत्ते का वो इस हिसाब से इस्तेमाल करेगी इससे कांग्रेस को लाभ हो। बिल्कुल। संबित, अगर बीजेपी को जिस तरह से अगर कहा जा रहा है, अगर ये एक अंदरूनी कलह का मसला है और अब आगे हमारे 2014 के चुनाव है, कितनी बड़ी मुश्किल है बीजेपी के लिए ये, जिस तरह से रोज तमाम डिटेल सामने आ रही है? जहां तक ये अंदरूनी कलह का विषय बताया जा रहा है, मुझे लगता है यह मात्र एक किंवदंती है, यह हकीकत नहीं है। स्वाभाविक रूप से सरकार यदि गलतियां कर रही है तो इस प्रकार के एक र्यूमर को मार्केट में फेंकना उनके तो तरफ से भी स्वाभाविक है कि इस प्रकार का एक र्यूमर बनाया जाए कि बीजेपी के अंदर का ही विषय है। बिल्कुल नहीं है। मोटिव बिल्कुल स्पष्ट है कि अपने राजनीतिकरण, अपनी राजनीतिक मनसा को स्पष्ट करने के लिए, उस सिद्धि के लिए सरकार जो है विपक्ष के खिलाफ ये काम कर रही है। ठीक जी, देखिए जो आपने मोटिव की बात कही, मतलब जो है ये बात सही है कि सरकारें अपने विपक्षियों की फोन टेपिंग कराती हैं, उनकी जासूसी कराती हैं, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस होती है, इसमें कोई शक नहीं। ये मसला बिल्कुल उससे एग्जैक्टली वैसा ही नहीं है, ये थोड़ा पेचीदा मसला है। इसमें नहीं समझ में आता पहली नजर में कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार के पीछे, इसके पीछे क्या मोटिव हो सकता है, क्या चालक इरादा क्या हो सकता है। मैं तो ये समझता हूं कि बीजेपी के नेताओं को अपने बारे में भी उतनी जानकारी नहीं है जितनी जानकारी सरकार को उनके बारे में है। ठीक है, मैं एक बात कहना चाहता हूं यहां पे कि कुछ दिन नहीं, कुछ हफ्ते पहले एक चिट्ठी पत्रकारों को मिली, बेनामी चिट्ठी थी और एक वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ थी। हो सकता है एक त्यागी जी को भी मिली हो, और उसमें बहुत सा लंबा चौड़ा ब्यौरा था कि उनकी क्या गतिविधियां हैं, वो क्या करते हैं। तो वो उससे फायदा सरकार को तो नहीं होने वाला था, उससे फायदा तो उनके विरोधियों को जो पार्टी के भीतर हैं होने वाला था। मेरे को याद है कि जब बहुत बरस पहले जब राम टेम्पल मूवमेंट पकड़ रही थी जोर, तो जयपुर में एक बड़ा सम्मेलन हुआ था बीजेपी का, और उस दौरान जो ये बताया जाता था कि आडवाणी जी और अटल जी के बीच के संबंध काफी टेंस थे उस जमाने में, क्योंकि रिपोर्टेडली वाजपेयी जी इस बात से मुतमईन नहीं थे कि ये जो रथ यात्रा है वो निकलनी चाहिए या नहीं निकलनी चाहिए। तो उसी दौरान जब स्पीच हो रही थी आडवाणी जी की, तो कोई आदमी आया और उसने पर्चे जहां पर प्रेस बैठी हुई थी वहां पर रख दिए, मेरे सामने भी रखा। तो उस पर्चे में लिखा हुआ था कि आडवाणी जी कब से राम भक्त हो गए, ये तो झूलेलाल के भक्त हैं। न सच्चाई ये है कि आज की पॉलिटिक्स, और केसी त्यागी को पता है, केसी त्यागी बहुत सक्रिय थे उस वक्त। जनता पार्टी के दौरान क्या हुआ, जगजीवन राम का जो प्रकरण है उसके तो ऑथर ही केसी त्यागी थे, जो जगजीवन राम के बेटे के प्रकरण के। तो ये पॉलिटिक्स में त्यागी जी होता है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर डेमोक्रेसी को आपने सक्षम रखना है तो फोन टैपिंग
और इस तरह का मैं समझता हूं कि घिनौना काम नहीं करना चाहिए। सर, अगर ये इतने बरसों से चले आ रहा है और सभी जिस तरह से केसी त्यागी जी इस समय मुस्कुरा रहे थे आपकी बात को सुन के, तो जनता यही जानना चाहेगी तो फिर इतना हंगामा क्यों संसद में, क्यों दिखावा हो रहा है, क्यों बयानबाजी हो रही है। लेकिन उससे पहले ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है और ब्रेक में जाने से पहले पेट्रोल से जुड़ी हुई एक खबर दर्शकों को देनी है कि पेट्रोल की कीमत एक बार फिर से बढ़ गई है। पेट्रोल ₹1.40 महंगा हो गया है। अलग अलग राज्यों में वैट लगने के बाद ये और भी महंगा होगा। पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतें आज आधी रात से लागू हो जाएंगी। तो आपको बता दें, पहले अब दिल्ली में ₹69.06 जो अब ₹70.46 हो जाएगा। मुंबई में ₹75.89 जो अब ₹77.29 हो जाएगा। चेन्नई में ₹72.17 था जो अब ₹73.57 हो जाएगा और कोलकाता में ₹76.59 था जो कि अब ₹77.99 हो जाएगा। ये दरें आज आधी रात से लागू हो जाएंगी। तो बड़ी खबर में हम तुरंत एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं, बीजेपी के अंदरूनी हलचल को समझने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी खबर में एक बार फिर से हाजिर है डॉक्टर पात्रा। यहाँ पे सवाल ये उठता है, मेरे कोलीग आशीष भार्गव जो इस रिपोर्ट को फॉलो कर रहे हैं कह रहे थे शायद 60 नाम हैं इसमें जो कॉल डेटा रिकॉर्ड जिनके मांगे गए हैं। आपका कहना ठीक है कि अन्य पार्टियों के नेता भी हैं, अभी तक कांग्रेस के किसी नेता का इसमें नाम सामने नहीं आया, एक दो अन्य पार्टियों के नेता है, लेकिन ज्यादातर नाम बीजेपी के नेताओं के क्यों आ रहे हैं इसमें? स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बीजेपी है और अगर आप पार्लियामेंट के अंदर जो मंत्रणा चल रही है, जिस प्रकार से किस बिल पर क्या बहस होना है, उसका नतीजा क्या रहेगा, स्वाभाविक रूप से यदि आपको जानना है कि क्या हो रहा है तो मुख्य विपक्षी दलों के नेताओं पर ही नजर रखना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा, सुधांशु मित्तल, विजय गोयल, बिल्कुल ये नेता, विजय गोयल महामंत्री है पार्टी के। नहीं, मैं यही समझना चाह रही हूं। बिल्कुल महामंत्री रह चुके हैं, उनके साथ अरुण जेटली जी का भी नाम आया है और भी दर्जनों भर हमारे बड़े नेताओं का नाम इसमें शामिल है। जी हां, ये सब बड़े नेता हैं। स्वाभाविक रूप से पार्लियामेंट की गतिविधि पर नजर रखना है तो सबसे बड़े पार्टी के गतिविधि पर, उनके नेताओं पर नजर रखना कांग्रेस को लगता है ये ठीक है। जी त्यागी सर, आपको क्यों लगता है, आप अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि बीजेपी के नेता, आपके जो सहयोगी दल है, ज्यादातर नाम बीजेपी के नेता हैं क्यों? और एक नाम अगर अरुण जेटली को छोड़ दें, उसके अलावा जो और नाम है वो कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, लेकिन हां एक स्ट्रांग खेमों को जरूर आइडेंटिफाई उनसे किया जा सकता है। देखिए, मेरा एक बहुत ही गंभीर निवेदन है कि अगर ये फोन टैपिंग सरकार के इशारे पर विपक्षी दल के नेताओं के साथ की गई है तो ये बहुत ही गंभीर और अनैतिक कार्य है। सर, ये कॉल डेटा रिकॉर्ड का है, गृह मंत्री ने कहा ये कॉल डेटा रिकॉर्ड का मामला था, इस पे जो बातचीत हो रही है वो सामने नहीं आएगी, लेकिन किस नंबर पे किससे संपर्क किया गया सिर्फ वो सामने आता है। तो ये सिर्फ जो नेटवर्क है वो दिखता है इससे, जिस मुझे एक एक्सपर्ट ने समझाया। सवाल कल जब इस सवाल राज्यसभा में उठा था तो आज गृह मंत्री महोदय राज्यसभा में जब जवाब देने के लिए खड़े हुए तो जो बातें वो कह रहे थे वो समाचार पत्रों में, टेलीविजन में आ चुकी है। गृह मंत्री ने कोई नई बात वहां पर सदन के अंदर नहीं कही। दूसरा ये कि ये भी वो बताने में नाकामयाब रहे, 1500 रुपए मैंने आपसे पहले भी कहा पर कॉल का है, कितने हजार कॉलें हफ्ते में, दिन में, महीने में कलेक्ट हुई, कौन इसको फाइनेंस कर रहा था, और उनमें से जो एक कर्मचारी है उसके पास कई सौ करोड़ रुपए का माल दिखा गया है, लंबी गाड़ियों में घूम रहा है, कई करोड़ रुपए की उसकी गाड़ी है। तो खाली बीजेपी की इनफाइटिंग कह करके अगर है, बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं इसको ऐसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। विनोद जी, फायदा एग्जैक्टली एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो कॉल रिकॉर्ड्स की बात है ये सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं है, उनके परिवारजनों के भी कॉल रिकॉर्ड
हासिल करने की कोशिश की गई या हासिल कर लिए गए, उनके सेक्रेटरीज के फोन कॉल की हासिल करने की कोशिश की, और उनके ड्राइवर्स तक के फोन कॉल्स की हासिल करने की कोशिश की। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें इस केस की कई परतें हैं, और हो सकता है जैसे कि त्यागी जी कह रहे हैं, एक परत सरकार से भी जुड़ी हुई हो और दूसरी परतें कहीं और जुड़ी हुई हों। तो ये जो मल्टी लेयर्ड एक इन्वेस्टिगेशन इसमें जरूरत है, और वो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल पारदर्शी और क्लीन होनी चाहिए। और मैं अपने आप से, अगर सरकार ये कल को बोल दे कि हम इसमें एक जुडिशियल कमीशन बिठा के इसको इन्वेस्टिगेट करवाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि उससे बहुत से जो नेतागण हैं वो आश्वासित होंगे और ऐसा लगेगा कि सरकार तह तक जाने में सीरियस है। लेकिन अगर इसमें विपक्ष को भी ये डिमांड करनी चाहिए। अब मजे की बात यह है कि विपक्ष ये डिमांड नहीं कर रहा है, उनको ये डिमांड करनी चाहिए कि पुलिस क्यों जुडिशियल इंक्वायरी क्यों नहीं। ठीक है, देखिए ऐसा है कि विनोद से मैं ये पूछना चाह रही थी कि इलेक्शन आ रहे हैं इस बार, इस साल असेंबली में इलेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, अगले साल आपके लोकसभा के इलेक्शन है। इस एटमॉस्फेयर में एक कोई पारदर्शिता सरकार से एक्सपेक्ट करना मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज्यादा, आई थिंक इट्स वेरी ऑप्टिमिस्टिक। सरकार क्यों करे? आप देखिए, आपने एक मर्की एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया है, उसमें आपने कुछ लोगों को ब्रांड कर दिया है। इसमें आप बीजेपी के अंदर की पॉलिटिक्स देख लीजिए, आप सुधांशु मित्तल और विजय गोयल को बदनाम कर दीजिए, उनका नाम राजनाथ सिंह के साथ जुड़ा हुआ है। अरुण जेटली एक अलग खेमे के हैं, इसमें एक आप पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। सरकार, आप जैसे विनोद कह रहे थे कि एक परत सरकार से जुड़ी हुई है, एक परत बीजेपी के अंदर की पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है, तो ये सरकार को भी सूट करता है, बीजेपी में भी कई लोगों को सूट करता है। आवे जी, देखिए, ये इतना मामला सरकार का नहीं लगता। जो कॉमन सेंस, अगर आप सामान्य ज्ञान उसकी रोशनी में उसे देखें, तो ये मामला सरकार द्वारा कराया गया नहीं लगता है। बावजूद इसके इसको कहने लगे हैं कि इसमें विदेशी शक्तियां हैं, इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं, ये कुछ डिफेंस, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा जुड़ा हुआ मामला है। दरअसल ये सब कह के इस मामले को सनसनीखेज बनाया जा रहा है, जबकि इसमें ऐसा सब कुछ नहीं है। मतलब अब उसमें बताइए, विजय गोयल की या सुधांशु मित्तल की ये सब जो टैपिंग वगैरह होगी, इससे कौन सा विदेशी शक्तियां जुड़ी हुई हैं, कहां प्रतिरक्षा का मामला ऐसे जुड़ता है? मतलब तो ये सब जो बातें कही जा रही हैं, ये दरअसल इस मामले को भारी भरकम बनाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी समस्या है उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है सरकार के ऊपर। नहीं, एक बात और, एक बात पे आप ध्यान अपना आकर्षित कीजिए कि जो अनुराग सिंह था, इस पे जो पहले आरोप लगा था अमर सिंह की फोन टैपिंग का, तो उस वक्त ये बात सुनने में आई थी, और सुनिश्चित नहीं कह सकता हूं मैं, लेकिन ये सुनने में आई थी कि वो जो रिकॉर्ड्स थे वो उसने एक मेजर इंडस्ट्रियल हाउस के रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर किए, उसको दिए। तो और वो जो इंडस्ट्रियल हाउस था, वो उसके विपक्ष के इंडस्ट्रियल हाउस के साथ अच्छे संबंध थे अमर सिंह के। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसमें कमर्शियल इंटेलिजेंस का एंगल हो सकता है, इसमें पॉलिटिकल एंगल हो सकता है, इसमें इंट्रा बीजेपी एंगल हो सकता है। इसमें जिस तरह से डिटेल सामने आए, वो कारोबार और राजनीति मिली जुली, वो उसके संकेत दिख रहे हैं। मैं बहुत छोटा सा पॉइंट रखना चाहता हूं। आपको पता होगा कि जो कांस्टेबल ये काम कर रहा था, वो मेरे ख्याल से किसी एसीपी ऑपरेशन के ईमेल के माध्यम से ये डिमांड रख रहा था। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि क्या सरकार सर्विलेंस नहीं करती एसीपी के ईमेल के ऊपर, जिस ईमेल के माध्यम से इतने बड़े बड़े डिमांड्स जा रहे हैं, 6 महीने से चले जा रहे हैं, फिर भी सरकार का कोई सर्विलेंस नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? फिलहाल छोटी सी बात यह है कि इसमें स्टेट एक्टर्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि स्टेट एक्टर्स स्टेट के कहने पर ये काम कर रहे हों। ऐसे एक्टर्स हो सकते हैं जो कि स्टेट से जुड़े हुए हों, इसकी कोई गारंटी नहीं है इस बात की कि वो स्टेट के कहने से कर रहे हो। भैया, कांस्टेबल नहीं, चंद्रशेखर जी की सरकार गिरवा दी थी। अरे दोबारा एक कांस्टेबल हमारे को नजर आ रहा है, हमें डर ये लग रहा है कि ये सरकार कहीं उसकी नाकामियों के चलते और उसकी बदनामियों के चलते कहीं रुखसत ना हो जाए, तो इनको सही से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार। ठीक है, त्यागी साहब, आप विनोद जी मैं 1991 का भी आपको जिक्र बताना चाहता हूं जी कि चंद्रशेखर जी की सरकार जाने के पीछे भी राजीव गांधी जी की कोठी पर हरियाणा पुलिस के 2 कांस्टेबल। ठीक है, तमाम ऐसे इंस्टेंसेस हैं। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेने को कहा जा रहा है, बड़ी खबर में तुरंत लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ।
तो बड़ी खबर में बीजेपी की गहमागहमी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी शुरू हुई, कल राष्ट्रीय परिषद है, उससे इसमें क्या होने वाला है, जानकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं, उन्हीं से समझते हैं। पहले डॉक्टर संबित आपसे, आज जो ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उससे पहले आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि क्या कहा गया है, इसके बाद वो सुनाते हैं दर्शकों को। विवेकानंद जी का जिक्र किया कि हम उनकी 150वीं जयंती मना रहे हैं और उन्होंने अपने अंतिम भाषण में एक बात की कल्पना की थी कि मैं भारत को एक दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में देखता हूं एक शताब्दी के बाद। इसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर 20वीं शताब्दी कांग्रेस की शताब्दी थी भारत में, तो 21वीं शताब्दी भाजपा की होनी चाहिए। कांग्रेस की तरफ से डिफेंड कर देना। Has clarified repeatedly, and let me reiterate today, we are very proud of the leadership of Narendra Modi ji. He was appreciated, complimented because of the historic third win, being the first BJP chief minister. But who shall be the PM candidate of the BJP? The party's parliamentary board will decide at the appropriate time. तो अभय कुमार दुबे, आपके पास आऊंगी। इससे क्या हासिल होने वाला है जो आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही है, क्या संदेश? राजनाथ सिंह ने एक रोड मैप बनाया है अपने लिए और वो उन्होंने उसके ऊपर अपनी कार्रवाई कदम भी रखने शुरू कर दिए हैं। उसके कुछ कुछ नतीजे भी उनको दिखने लगे हैं। आप देखिए, अभी तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने उनकी अध्यक्षता का तकनीकी रूप से अनुमोदन नहीं किया है, लेकिन उन्होंने 3 महत्वपूर्ण प्रांतों में अध्यक्ष नियुक्त कर दिए। वहां चुनाव होने वाले हैं, दिल्ली में विजय गोयल को नियुक्त कर दिया, मतलब आप देख रहे हैं। इसके बाद में जो पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी को लाओ का कीर्तन चल रहा था, राजनाथ सिंह जी ने बड़ी कुशलता से उस कीर्तन पे भी थोड़ा विराम लगाया है और आरएसएस के साथ में एक लंबी 5 घंटे लंबी बैठक करने के बाद में वहां से ये मैंडेट ले लिया है उनसे कि वो मजबूर नहीं है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम घोषित करने के लिए। तो एक तरह से बहुत सारा कवच कुंडल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राजनाथ सिंह को दिया है कि वो करें और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भीषण कलह छिड़ी हुई है उसके अंदर कुछ वो कदम उठाएं। जब से वो बहुत फटाफट उन्होंने कदम उठाए, मैं ये कहूंगा बहुत कदम उठाए, बहुत एक्टिव रहे, लेकिन जब से वो अध्यक्ष बने उसके बाद से अगर देखें कुछ बदलाव भी आ गए हैं। बजट आया, उस बजट को ज्यादा आलोचना नहीं की गई एक तरह से जो सामने आया। नीतीश कुमार जो बहुत बड़े सहयोगी हैं, उन्होंने भी तारीफ की है। त्यागी साहब, आपसे बीजेपी के लिए एक तरफ हम नीतीश कुमार को सुनते हैं, वो तारीफ कर रहे हैं इस बजट की, बीजेपी आपकी अहम सहयोगी है, कैसे देख रहे हैं आप आगे की राह बीजेपी के साथ? नहीं, हम बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के साथ रहेंगे। नीतीश कुमार जी ने वित्त मंत्री के वक्तव्य के अंदर खास उस पैरे की तारीफ की है जिसमें उन्होंने राज्यों के लिए पिछड़े राज्य किसको घोषित किया जाए, इसके जो मापदंड पुराने थे वो पुराने पड़ गए हैं। नई परिस्थितियों में नई तरीके से उसका दोबारा आंकलन किया जाना चाहिए, ये ऐसा नीति वक्तव्य में आया है। जनता दल यू द्वारा आयोजित जो 17 मार्च की रैली है वो बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने के लिए है। ऐसे मौके पे वित्त मंत्री के द्वारा की गई इस टिप्पणी को, जिसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की संभावना बढ़ती है, खाली उनके इस वक्तव्य को उन्होंने एप्रिशिएट किया है। उन्होंने रेल बजट की आलोचना की है। उसने जो बजट है, आम बजट, नीतीश कुमार ने कहा था कि जो भी बिहार को एक स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे हम उनके साथ जाने को तैयार होंगे आगे के चुनावों में। तो क्या एक संकेत ना माना जाए कि नीतीश की करीबियां अब 1 साल में चुनाव है, कांग्रेस की तरफ बढ़ रही हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की तलवार लटकी रहती है? 1 साल पहले का दिया हुआ वक्तव्य है, उस वक्तव्य को आज के संदर्भ में मत जोड़िए। नंबर 1। नंबर 2, हमारी पार्टी ऐसा मान के चलती है कि यूपीए की सरकार लगातार बिहार सरकार के साथ दुर्भावनापूर्ण व्यवहार कर रही है। लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार के द्वारा जो घोषित रेल की योजनाएं थी, इनमें से एक भी योजना का क्रियान्वयन जो है वर्तमान सरकार ने नहीं किया है। तो हमारे साथ सोतेला व्यवहार उनका जारी है। खाली आप ये कह रहे हैं पूर्णिमा कि अपने सहयोगियों को भी साथ रखना, ये भी शायद एक चिंता का विषय तो बीजेपी के लिए होगा ही। देखिए क्यों
त्यागी जी की पार्टी जो है बीजेपी के साथ रही है 2002 के दंगों के बाद, और अगर आपको नीतीश कुमार बहुत हल्ला करते हैं अभी के बिहार में नरेंद्र मोदी को नहीं आने देंगे, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि 2002 के जब दंगे हुए थे और जब गोधरा कांड हुआ था तो नीतीश कुमार रेलवे मंत्री थे, उन्होंने एक स्टैट्यूटरी इंक्वायरी तक नहीं की। तो इस तरह की जो पॉलिटिकल पॉस्चरिंग होती है वो चलती रहेगी। लेकिन पूर्णिमा जी गुजरात के दंगों को हम भारतीय मानवता के नाम पर कलंक मानते हैं, उस दिन भी तो मानते थे, आज बीजेपी भी का मानते साथ उससे छोड़ा क्यों नहीं? अगर आपको इतना बुरा लगा तो रामविलास पासवान तो आए बाहर निकल के ना एनडीए से, आप क्यों नहीं आए? आप जो है राजनीति में नहीं है, गठबंधन 2-2 मिनट में नहीं ना बदले जाते। वही तो मैं कह रही हूँ कि आपके लिए राजनीति बड़ी है, राजनीति बड़ी है, मोरालिटी बड़ी नहीं है। आपके उकसाने पर जो है हम 18 साल पुराना गठबंधन नहीं तोड़ सकते। नहीं, हम तो आपको कही थी तोड़ने के लिए। ठीक है, तो बीजेपी का गठबंधन बना हुआ है, एक आश्वासन यहाँ पर आप बहुत वरिष्ठ नेता दे रहे हैं। अच्छी बात है, आपको क्लैरिफाई कर रहे हैं कि नीतीश कुमार, मेरा आकलन यह है, सबसे पहले तो मैं कहता चलूं कि यह बात सच है कि नीतीश रेल मंत्री थे, लेकिन नीतीश जो है वो सोशल जस्टिस के स्कूल का एक मंजा हुआ खिलाड़ी है, और आज के दिन वो चीफ मिनिस्टर है एक बड़े प्रांत का, बिहार का चीफ मिनिस्टर है, और उसने सीखा है चंद्रबाबू नायडू के एक्सपीरियंस से कि चंद्रबाबू नायडू ने भी अपना समर्थन वापस नहीं लिया था, सिर्फ इतना ही किया था कि स्पीकर नहीं दिया 2002 के दंगों के बाद, क्योंकि बाल योगी की डेथ हो गई थी। तो इसलिए आज के संदर्भ में जो नीतीश कुमार की राजनीति है वो प्रत्यक्ष है कि वो नहीं चाहेंगे कि एनडीए इलेक्शन में उतरे और जेडीयू उसका अंग हो, अगर नरेंद्र मोदी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। आज राजनाथ उस सिंह कैंपेन ने का बहुत नेतृत्व कर तारीफ रहे की हैं। है नरेंद्र मोदी ने जो भाषण वहां पे दिया। अंत में अभय जी एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स बीजेपी की चुनौतियों पर इस समय जो देखिए, नरेंद्र मोदी की तारीफ करना एक बिल्कुल अलग मामला है। बीजेपी में कोई व्यक्ति नरेंद्र मोदी की कोई सार्वजनिक मंच से निंदा तो करेगा नहीं, सभी उनकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन प्रशंसा करने के साथ साथ में केंद्र के नेतृत्व में उनके आने पर लगातार उसके आगे बैरियर, उसके आगे खड़े लगातार किए जा रहे हैं, और यह काम बहुत कुशलता से भारतीय जनता पार्टी के अंदर किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी का नाम लेना भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव है। जब जब नरेंद्र मोदी का नाम लिया जाता है कि उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए, इतने दिनों से जो केंद्र की राजनीति कर रहा है ये 4-5 नेता, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है। ये आप सभी आए, मेरे पास समय आज इतना ही था बड़ी खबर में, तो फिलहाल आप सोमवार को फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।